हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 करेंगे ऑफ साइंस और चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमोंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट द लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेड है कि लाइफ जो है वो पानी में ओरिजिनेट हुआ था। तो सम रिसर्चर बिलीव दैट द लाइफ मे हैव ओरिजिनेट इन स्मॉल वाटर पूल विथ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन द ओशन। तो लेकिन कुछ रिसर्चर का मानना ये है कि जो लाइफ है वो स्मॉल वाटर पूल्स में लाइफ जनरेट हुआ था विथ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो साथ साथ में जो स्मॉल पूल थे जैसे कि झरने मान लें, तो उधर जो एनवायरमेंटल कंडीशन होते जैसे कि तापमान मान लो तो चेंज होता रहता है, ना कि इन ओशियंस। हॉट स्प्रिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरमेंट। In India, hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature nearly at the boiling point of water even in cold climate. तो ऐसे environmental condition का एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इन इंडिया, पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन करता है हाई टेम्परेचर, और वो जो टेम्परेचर रहता है नियरली टेम्परेचर रहता है और बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर रहता है ये मेंटेन किया रहता है इवन इन ठंडी के मौसम में भी। दिस एनवायरमेंटल कंडीशन सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये सिमिलर थे जैसे पहले अर्थ के कंडीशन थे अराउंड 3.5 बिलियंस ईयर अगो। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स विच आर यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म जो इधर हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं वो बेसिकली होते हैं मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, और हीट लविंग बैक्टीरिया को हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं, जो कि होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। तो नाउ scientists from the Birbal Sani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied this hot spring and found that calcium carbonate formed rapidly around them. तो साइंटिस्ट जो थे फ्रॉम बिरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ, उन्होंने ये हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये रैपिडली इनके अराउंड फॉर्म हो जाता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। एंड दिस डिपॉजिट मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। और इसका डिपोजिशन लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा हो जाना, ये हो सकता है कि यही पहले के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनको प्रोटेक्ट किया था, लाइक प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन मतलब हार्मफुल, लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए उसे हम एक्सट्रीम कंडीशन बोलेंगे। एंड दे मे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो और इन्होंने हेल्प किया होगा कि फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाए। एंड द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो होता है बैरियर जिसे हम जो डिफाइन करता है सेल को। ओके, नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। वी ऑल नो दैट कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से ही बना होता है। सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। जो सेल होता है रिप्रेजेंट करता है कि बेसिक लाइफ एग्जिस्ट एट कौन से लेवल पे बेसिक लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जैसे कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट होते हैं, इनमें एक ही सेल होता है जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। एंड अदर लाइक प्लांट, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। जैसे कि प्लांट, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन, ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स से बने थे मतलब मल्टी सेलुलर हैं ये, और दैट वर्क टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो ये फॉर्म करते हैं टिश्यू।
तो डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, और जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन बनने के लिए। एंड द सर्वल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो वर्क दो साथ में काम करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल इधर दिया है नेसल पोर, नेसल कैविटी एंड ट्रेकिया एंड लंग्स, ये सब से बनता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लेट्स सी द थिंक इट ओवर में क्या दिया है। वेयर डज सेल कम फ्रॉम, सेल कहाँ से आता है। हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई। टेक्नोलॉजी कैसे मतलब हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके जो ऑर्गेनिज्म हमसे देख नहीं सकते, मतलब जो दुनिया हम हमारे यहाँ नेकेड आंखों से दिखती नहीं है। हाउ इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। हाउ डज सेल मल्टीप्लाई, सेल मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो नाउ इसका आंसर देखते हैं। वेयर डज सेल कम फ्रॉम, तो सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस सेल डिवीजन। जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है और थ्रू प्रोसेस कॉल सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का इधर एग्जांपल देख लेते हैं। जिसकी एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल में बनता है, इसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो स्टेटमेंट था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो उनका नाम है रुडोल्फ विर्चॉफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल interventions facilitate the creations of new knowledge in understanding the world beyond the naked eye। तो कैसी नई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड करे वो दुनिया को जो हमारी नेकेड आई से दिख नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन सच एज माइक्रोस्कोप हेल्प इन साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व टाइनी स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो स्ट्रक्चर भी देख सके जो हमारी नेकेड आई को दिखते नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट इन microscope leads to the discovery of cells, microorganisms, cell organelle, many biological process। तो माइक्रोस्कोप जैसे जैसे मतलब बना तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि और एडवांस माइक्रोस्कोप आने लगे। तो तो माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम लोग अपना सेल डिस्कवर कर सके, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर सके, सेल की ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं वो हमें डिस्कवर हो हुए हैं, एंड मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हेयर रिप्रेजेंटेशन है, देख सकते हैं जैसे कि नेकेड आइज से हमें सिर्फ ओनली पत्ता दिखेगा, बट सेल का स्ट्रक्चर लाइक इसके अंदर का दिखेगा नो। तो हम देख कैन नॉट सी सेल। तो अंडर द माइक्रोस्कोप हम रखेंगे तो हेयर आप हमें ऐसे सेल दिखेंगे। नाउ थर्ड है हाउ इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल कैसे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेड अप ऑफ एक या एक से ज़्यादा सेल्स, ओके। तो इसलिए हमने स्ट्रक्चर बोला। एंड फंक्शनल कैसे, तो ऑल लाइफ प्रोसेस ऑकर विद इन द सेल, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, ये सब सेल के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसमें फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोला। तो हाउ डज सेल मल्टीप्लाई, सेल मल्टीप्लाई कैसे करता है। सेल मल्टीप्लाई through process called cell division. During this process, one parent cell divide to form two or more daughter cell। सेल मल्टीप्लाई करता है थ्रू सेल डिवीजन। इन दिस लाइक एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म करता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स, डॉटर सेल्स। हेयर इज पेरेंट सेल लाइक डिवीजन जो है इधर प्रोसेस में है, इधर साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ एंड इधर टू डॉटर सेल फॉर्म हो गए। तो सेल डिवीजन जो होता है वो मदद करता है इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन का, लाइक ग्रोथ, एंड ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। Now, even when cells are organized into tissue, organ system, cell remain the fundamental unit of structure and function of all living organism। इवन भले ही सेल जो ऑर्गेनाइज हो गया हो टिश्यू ऑर्गेनो सिस्टम में, सेल ही है जो रिमेन है द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, all living organism। And this make us wonder how such a tiny cell performs so many different activity। और ये इसी से हम सोचने के मजबूर हो जाते हैं तो कैसे एक छोटा सा सेल इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हेल्प करता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या है। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जो सेल होते हैं हमारे, सेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है।
डू सेल लिव फॉरएवर और डू दे डाई? जो सेल होता है क्या हमारी बॉडी में फॉरएवर जिंदा रहता है या मर जाता है? तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. वी विल एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स. नाउ न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. तो हाउ टू स्टडी सेल्स. सेल्स को हम कैसे स्टडी करें? व्हाट वी डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. तो हम उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं जो ह्यूमन्स आई को दो पॉइंट एक सेपरेट एंटिटी दिखती हो, तो उसे हम रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन बोलते हैं. इमेजिन अ टाइनी डॉट ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. लाइक इमेजिन करिए कि दो डॉट्स हैं वो पेपर पे ड्रॉ हुए हैं. As the dot are moved closer, then there come a point at which they may no longer be seen as separate entity. अगर हम दो डॉट को पेज पे ड्रॉ करते हैं और वही डॉट्स को हम धीरे धीरे पास में लाए एक दूसरे को, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें वो दोनों सेपरेट नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेंगे. व्यू फ्रॉम 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई. ये याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक 25 सेंटीमीटर है वो जो नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई है. एंड टू सेपरेट पॉइंट सेपरेटेड बाई ए पॉइंट two points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 mm. ओके, तो इधर ये बोला गया है कि हाँ, इंसानों का जो ह्यूमन नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर है. ओके, एंड सेपरेट अगर दो पॉइंट सेपरेट एंटिटी है वो 0.1 mm पे ही देख सकते हैं एज सेपरेट एंटिटी. अगर इससे कम होगा तो हमें दो सेपरेट एंटिटी नहीं दिखेगी. लाइक अगर इतना डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच तो हमें सेपरेट एंटिटी दिखेगी, और इससे कम है तो हमें सेपरेट एंटिटी नहीं दिखेगी. और इसी को ही हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई बोलते हैं, जो कि है 0.1 मिलीमीटर. तो हम इधर डेफिनेशन देख लेते हैं. इधर लिखा है नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई क्या है. द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली सीन. फॉर ह्यूमन आई इट इज़ 25 सेंटीमीटर. तो वो मिनिमम डिस्टेंस आई से जो ऑब्जेक्ट को क्लियरली एंड डिस्टिंक्ट देख सकें उसे हम नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई बोलेंगे. A cell is usually too small to be seen by unaided eye. Unaided eye मतलब naked eye. तो सेल जो होता है वो बहुत छोटा है तो हम उसे नेकेड आइट से नहीं देख सकते. एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ हैव द सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई. तो ये क्वेश्चन अराइज कर देता है कि कैसे बायोलॉजिस्ट ने सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी किया जो कि इतना छोटा है कि मतलब हमारी नेकेड आई से दिखता नहीं है. तो यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है जो कि ऐसा दिखता है लाइक दिस. लाइक इधर सेंटर में थिक और इधर थिन. लाइक इधर सेंटर में इसका मोटा पार्ट रहता है, इधर तो ऊपर जाने के थोड़ा पतला नैरो हो जाता है. A convex lens or a combination of lens and objective और इधर डेफिनेशन ही दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है. तो combination of lens is an objective lens and eyepiece are used for magnification of an object to make it appear bigger. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इधर का ये क्लास 8 का है, आपने चढ़ा है 10th में. तो इधर बेसिकली कॉम्बिनेशन लेंस मतलब वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लेंसेज यूज. इधर जैसे कि इधर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, ताकि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं और उसे बिगर देख सकें. द डेफिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस का. अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस दैट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज. तो हियर यू कैन सी थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. मतलब सेंटर में मोटा और साइड बाय साइड मतलब एंड के साइड पतला. इट कन्वर्ट्स मतलब ब्रिंग टुगेदर पैरेलल रेस ऑफ लाइट टू सिंगल पॉइंट कॉल्ड द फोकल. और ये मतलब जो पैरेलल रेस जाती हैं इधर से, ये रेस जा रही हैं तो ये कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे सबको ला देता है.
लाइक दिस। एंड कंपाउंड लेंस का इधर डेफिनेशन दिया है, तो कंपाउंड लेंस और जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं। अ कंपाउंड लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज सिस्टम ऑफ मेड अप ऑफ टू और मोर lenses arranged together to improve magnification, image quality और focusing power. लाइक कंपाउंड लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ये सिस्टम है जो कि दो और दो से ज़्यादा लेंसेज अरेंज करते हैं टुगेदर टू इम्प्रूव मैग्निफिकेशन और इमेज क्वालिटी और फोकसिंग पावर। हम देखेंगे Robert Hooke was the first person to observe cell in 6065 using self-designed microscope. जो रॉबर्ट हुक थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल देखा इन 6065 और वो भी किस में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। लाइक जो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा वो खुद उन्होंने बनाया था और वो माइक्रोस्कोप कैपेबल था ऑफ 200 to 300 मैग्निफिकेशन। While examining the thin slice, ध्यान रखें इधर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं थीन है कि थिक है। ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पे थीन है कहाँ पे थिक है। तो हेयर थीन स्लाइस लाइक पतली स्लाइस ऑफ कॉर्क, लाइक प्लांट का सेल है ये कॉर्क। ही ऑब्जर्व अ स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम देम सेल। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने ऑब्जर्व किया स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट और उन्होंने नेम दिया उसे सेल। तो इन्होंने ही सेल टर्म कॉइन किया। तो इन स्कूल लेबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग, जो स्कूल लेबोरेटरी उसमें हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम ऑब्जेक्ट को मेजर मतलब ऑब्जर्व करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं लाइक ऑफ 10x 40x एंड टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, ताकि हमें अच्छा से एक बेटर मैग्निफिकेशन मिले, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है स्पेसिमेन तो उसका बेटर साइज मतलब अपीयर लार्जर हो और अच्छा दिखे क्लियर दिखे। तो explore different part of microscope in your school laboratory and use it observe fine structure of various material. Under the microscope, you will see magnified image of an object. Can you estimate its actual size? तो इधर बेसिकली इस पैराग्राफ में इतना ये दिया है कि एक्सप्लोर करिए अपने स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑब्जर्व करिए। और इधर क्वेश्चन पूछा क्या आप सेल का लाइक अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट रख के, मतलब ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ व्हाट, कोई मतलब स्पेसिमेन हो गया, मतलब कोई एज्यूम करिए सेल का सैंपल है, तो क्या उधर आप क्वेश्चन है कि क्या उसका एक्चुअल साइज मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी माइक्रोस्कोप का डाई पिक्चर्स है। तो ये पार्ट आई पीस है, इधर से हम लोग देखते हैं ये बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, इसी स्टेज पे ही हम अपना सैंपल रखते हैं और ये क्लिप, इसे क्लिप बोलते हैं। और ये जो हम इधर स्लाइड्स में इधर सैंपल रखते हैं तो इसे स्लाइड को होल्ड करने में हेल्प करता है क्लिप। ये मिरर इधर से लाइट जाएगा जो हमारे सैंपल पे पड़ेगा तो उसे क्लियरली विजुअल करेगा। और ये बेस, ये हैंडल, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब और ये कोरस एडजस्टमेंट नोब। नाउ माइक्रोस्कोप के हम सभी पार्ट्स के एक बार रोल देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मिरर। मिरर जो होता है रिफ्लेक्ट लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन सो दैट इट कैन बी व्यू क्लियरली। तो मिरर है जो लाइट को स्पेसिमेन पे हेल्प करता है कि स्पेसिमेन पे जाए और हमें स्पेसिमेन क्लियरली दिखे। स्टेज, अ फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड कंटेनिंग द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड। स्टेज वहाँ है जहाँ हम अपना स्लाइड कंटेनिंग स्पेसिमेन उधर हम प्लेस करते हैं। हम स्लाइड्स कैसे दिखते हैं, दिस इज हाउ आवर स्लाइड्स लुक लाइक। ये ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लाइड रहता है और इधर हम सेंटर में अपना स्पेसिमेन सैंपल जो रखते हैं और उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये हम इधर प्लेस करते हैं स्टेज पे, और क्लिप की मदद से इसे हम होल्ड कर देते हैं ताकि ये मूव ना करें। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या रोल है, इट मेन मैग्नीफाइंग लेंस प्लेस्ड नियर द स्पेसिमेन, और ये लेंस में स्पेसिमेन के पास रहता है एंड इट प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफाइड इमेज मतलब कि जो हमारे सैंपल है उसका बड़ा सा इमेज। एंड बॉडी ट्यूब क्या हेल्प करता है, तो इट्स कनेक्ट द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस।
एंड कीप देम एट करेक्ट डिस्टेंस। तो बॉडी ट्यूब होता है जो आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है और एक करेक्ट डिस्टेंस पे रखता है। नाउ आई पीस को हम ऑक्यूलर लेंसेज भी बोलते हैं एंड द लेंस थ्रू विच वी लुक, इसी लेंस के इधर से हम देखते हैं। इट मैग्नीफाई द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बना रहता है उसे और मैग्नीफाई कर देता है ये, ताकि हमें क्लियरली अच्छे से दिखे। एंड देन कोरस एडजस्टमेंट नोब, तो इट मूव द बॉडी ट्यूब और स्टेज अप एंड डाउन फॉर अ रफली फोकस। एंड रफली फोकस के लिए हम कोरस एडजस्टमेंट यूज करते हैं, तो ये मूव करता है इसे अप डाउन, इसे एंड स्टेज को अप एंड डाउन हेल्प करता है, और इसे हम रफली फोकस के लिए यूज करते हैं। एंड देन फाइंड एडजस्टमेंट नोब मेक स्मॉल एडजस्टमेंट टू ऑब्टेन शार्प एंड क्लियर इमेज। तो इस एडजस्टमेंट नोब, फाइन एडजस्टमेंट नोब को यूज करके हम शार्प एंड क्लियर इमेज ऑब्टेन करते हैं। एंड द हैंडल को जिसे हम आर्म भी बोलते हैं, इट सपोर्ट द माइक्रोस्कोप एंड यूज टू कैरी इट सेफली। और इसे हम माइक्रोस्कोप को जब मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं उठा के, तो एक हाथ हम अपना हैंडल को पकड़ते हैं मीन्स आर्म को, और एक आर्म मतलब पाम इधर बेस को सपोर्ट देते हैं। इस तरह से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। रिमेंबर दिस, ऑलवेज अगर आपको कोई बोले कि माइक्रोस्कोप लाइए, तो एक हैंड से आप ये हैंडल पकड़ेंगे एंड दूसरा जो हैंड है उसका पाम आप इधर करके इधर बेस पे सपोर्ट देंगे। नाउ बेस, द बॉटम सपोर्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट कीप द माइक्रोस्कोप स्टेबल एंड अपराइट। और जो बेस है ये सपोर्ट करता है होल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये स्टेबल एंड अपराइट रखता है माइक्रोस्कोप को। नाउ हम ये वाला जो इधर डायग्राम मेंशन है ये वाला हम समझेंगे। तो फर्स्ट पहले हम स्टडी की सेल कैसे कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा, उधर इधर एक ब्यूटीफुल इधर लाइक चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, सो यू कैन सी जो हमने पढ़ा एक बार फटाफट फटाफट गो थ्रू हो जाते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई कैन, तो एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। मतलब वही सेम जो दो पॉइंट हैं उसे क्लोजली एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी दिख सके उसे हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं या रिजोल्यूशन। एग्जाम्पल पर जैसे कि ये दो पॉइंट हैं हमें सेपरेट दिख रहे हैं तो ये रिजॉल्विंग, और ये नहीं दिखते तो ये नहीं। तो हाई रिजॉल्विंग पावर मतलब बेटर एबिलिटी, मतलब हाई रिजॉल्विंग पावर अगर बोले तो उसका मतलब ये होता है कि बेटर एबिलिटी टू डिस्टिंग क्लोज ऑब्जेक्ट, मतलब दो क्लोज ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकें। नाउ नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस वो होता है जहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली एंड डिस्टिंक्ट दिख सकें। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई का है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है नॉर्मल पॉइंट्स एंड 25 सेंटीमीटर ये याद रखेंगे, एंड बेसिकली MCQs या 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। इधर क्या है, ऑब्जेक्ट ब्राउथ क्लोज देन 25 सेंटीमीटर अपीयर ब्लर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर से मतलब क्लोजर लाया गया तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, इंस्टेड ऑफ क्लियरली इट विल बी अपीयर ब्लर। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एट विच दे कैन स्टिल बी सीन एज अ सेपरेट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब वो है द मिनिमम डिस्टेंस वो दो पॉइंट के बीच जहाँ से हमें क्लियरली वो सेपरेट एंटिटी दिख सकते हैं उसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए है 0.1 मिलीमीटर। जैसे कि ये दो हैं, इधर डिस्टेंस इन दोनों के बीच 0.1 मिलीमीटर है, तो ये हमें सीन एज टू डिस्टिंक्ट एंटिटी में दिख जाएंगे। बट वही अगर दो से सॉरी मीन्स 0.1 mm से कम है तो हमें वो नहीं दिखेंगे। ये भी नंबर ध्यान रखें। नाउ तो इधर रिलेशन बिटवीन मतलब कॉन्सेप्ट का एक रिलेशन क्या है, तो ह्यूमन आई नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एट दिस डिस्टेंस टू पॉइंट सेपरेट बाय 0.1 mm कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, and this distance 0.1 mm is called limit of resolution. Ability to distinguish them is called resolving power। और इधर क्विक रिकैप है, तो रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट क्या है क्लोज डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर, एंड लिमिट ऑफ मिनिमम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो मिनिमम सेपरेशन सीन अस डिस्टिंग तो वो है 0.1 mm। तो रिमेंबर, at the near point 25 centimeter, the smallest distance between two points that can be seen separate is 0.1 mm। ये याद रखें कि जो नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, तो इस 25 सेंटीमीटर तक जो
डिस्टेंस होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स, वो होगा 0.1 मिलीमीटर। तो हेयर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर क्वेश्चंस दिए हैं, सो आई वांट कि आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें। सो एंड इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो हेयर स्क्रीनशॉट ले लें आप क्वेश्चंस के। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ ये नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के ये 6 to 10। तो हेयर आंसर्स भी दिए हैं। एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से एक बार ट्राई करें, देन आंसर मैच कर लें, देन हम जब वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करूँगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा। नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हमें यूनिट चाहिए। ओके, सो किलोमीटर, किलोमीटर का सिंबल है KM, मीटर का M, सेंटीमीटर CM, मिलीमीटर MM, माइक्रोमीटर μM। जो ये सिंबल ऐसे होता है उसे हम न्यू बोलते हैं। नैनोमीटर NM। सुनाओ इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ऐसा मान लो। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड देन 1000 मीटर को हम 1 2 3 मतलब 3 0, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मीन्स 3 0 है ना, इसलिए। तो 1 मीटर मीन्स 1 मीटर, बेसिक ऐसा यूनिट है ये। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। ओके, सो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा ये। नाउ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर। और ये जितने पॉइंट्स के बाद मतलब पॉइंट के बाद हम लेते हैं तो इधर माइनस में है, ध्यान रखें ये 10⁻³ है, और इधर 10⁻² मीटर। तो कभी भी अगर आप मेजरमेंट लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने यूनिट उसका मेंशन करें, लाइक क्या है वो, सेंटीमीटर है, मीटर है, कि माइक्रोमीटर है, क्या है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट होता है मेंशन करना, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कटेंगे। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, लाइक 0.00001 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। सो हेयर वही इक्वेशन है, सिंपली ये याद रखें। As we go down the table, the unit becomes smaller by factor of 10 each time। तो इस टेबल में हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो जितनी भी वैल्यू है ना वो 10 के फैक्टर से कम होती जा रही हैं। सो हियर यू कैन सी 10, 10⁻², 3, 6, ऐसा। नाउ अब हमें डायग्राम्स को ये समझेंगे। तो इस डायग्राम में हमें बेसिकली दिया द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट एंड इट विजिबिलिटी थ्रू अनडेड टू नेकेड आई। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हैं, तो हम कहाँ से कहाँ तक अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक नहीं देख सकते। सो इसी डायग्राम को मैंने ऐसे चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसी से स्टडी करेंगे, इससे इजी पड़ेगा, आपको कन्फ्यूजन उतना नहीं होगा। तो फर्स्ट, ऑब्जेक्ट विजिबल टू नेकेड आई। ऑब्जेक्ट जो हमारे नेकेड आई को विजिबल है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, रॉकेट, नीम ट्री, ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चिकन एग। तो अप्रोक्सीमेट साइज क्या है, तो रॉकेट का है 10 to 100 मीटर, नीम का है अप्रॉक्स 10 मीटर। ये जो ऐसे सिंबल आते हैं ना, ये मतलब इसका मतलब ऐसे जहाँ सिंबल दिखते हैं ना, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। ह्यूमन हाइट है अप्रॉक्स 1 to 2 मीटर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अप्रॉक्स 1 मीटर, एंड चिकन एग है अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी आप ध्यान दें कि इधर हमने यूनिट मेंशन किया है, यूनिट क्या है सबके। whenever you are writing in exam, make sure to mention the unit. Now object visible under light microscope। तो वो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें दिखते हैं।
तो पहले हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। अ लाइट माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंसेज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। तो लाइट माइक्रोस्कोप वो होता है जो विजिबल लाइट को यूज करता है और ग्लास लेंसेज को यूज करता है ताकि ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखा सके अंडर द ये है एग्जांपल। नाउ एग्जांपल्स क्या हैं? तो जो ऑर्गेन ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे उनके हैं एग्जांपल fish egg, amoeba, most plant cell, most animal cells, nucleus, most bacteria and mitochondria। तो now approximate size क्या है उनके? फिश एग है वो अप्रॉक्स 0.1 मिलीमीटर है। हेयर फुल फॉर्म्स दिए हैं यूनिट्स के। एंड की इफेक्ट है विजिबल अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। और ये जो फिश एग है वो लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है। नाउ अमोएबा, इसका साइज है 200 to 500 माइक्रोमीटर। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट शो मूवमेंट यूजिंग स्यूडोपोडिया। और एमोइबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि मूवमेंट करता है यूजिंग स्यूडोपोडिया। मोस्ट प्लांट सेल, इनका साइज है 20 to 100 माइक्रोमीटर, फाउंड इन लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा एंड दे हैव रिजिड सेल वॉल। तो ये जो प्लांट सेल्स होते हैं मोस्टली लीव्स, स्टेम्स में एक्सेट्रा जगह पाए जाते हैं और उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। नाउ एनिमल सेल का साइज है 10 to 30 माइक्रोमीटर। नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एंड हैव फ्लेक्सिबल सेल, इनके फ्लेक्सिबल सेल होते हैं। न्यूक्लियस 5 to 10 माइक्रोमीटर, कंट्रोल ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल। और न्यूक्लियस में ही है जो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटी। देन मोस्ट बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रोमीटर, यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म है मतलब बैक्टीरिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। देन द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ पहले समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव मच हाई मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है जो कि देता है हाई मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन, मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, मतलब क्लियरली आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा इवन लार्जर साइज में अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो नाउ ऑब्जेक्ट इसमें एग्जांपल्स क्या हमें दिए हैं? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन, लिपिड्स। सो नाउ फर्स्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इसका अप्रोक्सीमेट साइज है 100 to 300 नैनोमीटर। सम बैक्टीरिया आर टू स्मॉल फॉर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नहीं दिखते हैं, जिनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। नाउ वायरसेस, इनका साइज होता है लाइक 20 to 30 नैनोमीटर। और ये वायरसेस आर नॉट सेल, जो वायरसेस होते हैं वो सेल नहीं होते हैं। एंड दे कॉन कॉज डिसीज, और ये वायरस होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। राइबोसोम का साइज होता है 20 to 30 नैनोमीटर। एंड टाइनी स्ट्रक्चर वेयर प्रोटीन आर मेड, एंड राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स 5 to 10 नैनोमीटर एंड लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। और ये प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ अमीनो एसिड, जो कि बने होते हैं अमीनो एसिड से। बेसिकली प्रोटीन्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बने होते हैं अमीनो एसिड। नाउ लिपिड्स का साइज 1 to 5 नैनोमीटर, जो कि फैट ऑयल आर मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। जो फैट एंड ऑयल है वो बने होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल से। नाउ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे छोटे स्ट्रक्चर क्या दिखाया है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का साइज है अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर। तो इधर इक्वेशन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में इधर कुछ दिया है, देखते हैं क्या दिया है। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ 2 और मोर एटम केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर। जो मॉलिक्यूल्स होता है बना रहता है एटम से, एक या दो एटम से, जो कि केमिकली एक दूसरे से बाउंड होते हैं, मतलब टुगेदर बने होते हैं। एटम का साइज दिया है 0.1 नैनोमीटर। एंड 1 नैनो, हमें ये पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो पॉइंट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मीटर। तो इसका कैलकुलेशन करने पे हमें ये आएगा। तो सी, इसे हम 0.1 को 0.1 लिखेंगे, नैनोमीटर को मीन्स
10⁻9 लिख देंगे, ओके। एंड देन ये माइन डॉट है, इसके बाद 1 है, तो मतलब इधर हम लिख सकते हैं कि मतलब 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो एटम के बारे में इधर क्या है, एटम आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो एटम्स हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट एंड रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। और ये एलिमेंट्स के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं। तो हमने इसे क्या पॉइंट्स क्या की लर्निंग पॉइंट्स क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस। तो हमने इससे ये जाना कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइज एग्जिस्ट करते हैं उन सबके। एंड द नेकेड आई कैन सीन ऑब्जेक्ट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। तो हमने ये जाना कि जो हमारे जो बिना मतलब कुछ बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से वैसे सिंपली अपने आई से देखें तो कुछ सर्टेन लिमिट तक ही हम देख सकते हैं। एंड लाइट माइक्रोस्कोप एनेबल द स्टडी ऑफ सेल बैक्टीरिया एंड सेल ऑर्गेनिक। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे हम देख सकते हैं लाइक सेल की स्टडी कर सकते हैं, बैक्टीरिया एंड देन सेल ऑर्गेनिक स्टडी कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है वो ऑलो करता है allow scientists to observe viruses, protein, lipids and other ultra small structure। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हैव ग्रेटली एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड, एंड द स्मॉलर द ऑब्जेक्ट द मोर पावरफुल द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट। सिंपल ही है कि अगर जितना छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब उतना ही हमें हाईली एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इधर हमें दिया है कि डिड यू नो, कि आपको पता है कि अ टिपिकल ह्यूमन सेल इज अबाउट टू 100 माइक्रोमीटर इन साइज। जो टिपिकल हमारा जो इंसानों का सेल होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। दिस मीन्स थाउजेंड्स ऑफ सेल कुड फिट अक्रॉस द वाइड ऑफ सिंगल सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्केल पे मेजर करें 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में थाउजेंड्स ऑफ सेल फिट हो सकते हैं। और इसीलिए दिस इज वाई माइक्रोस्कोप आर फॉर स्टडिंग द लाइफ एट सेलुलर लेवल। इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है स्टडिंग एट सेलुलर लेवल। नाउ हेयर एक्टिविटी 2.1। नाउ हम साइज कैसे एस्टिमेट करेंगे सेल का। तो टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग। एक ट्रांसपेरेंट रूलर लीजिए जिसमें मिलीमीटर मार्किंग हो, एंड प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। रूलर को माइक्रोस्कोप के स्टेज पे इधर मतलब प्लेस कर दें, एंड फोकस ऑन इट्स यूजिंग एडजस्टमेंट नोब। एंड एडजस्टमेंट नोब पे उस पर फोकस करें एंड ऑब्जर्व करें डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ ए व्यू थ्रू द आई पी एंड मेजर इट इन में मेजर करना है। तो इसमें क्या करना है कि इस इधर स्केल प्लेस किया, ओके, देन इस इन दोनों को मदद से हमने एडजस्ट किया, ओके। देन हमें इधर जो सर्कुलर फील्ड रहे दिखेगा, मतलब जैसे कि ये अपना एक लेंस है, ठीक, तो ये सर्कुलर है, राइट। तो इधर से हमें कितना एरिया हमें दिख रहा है उसका डायमीटर हमें मेजर करना है इन mm। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। Suppose the diameter of the visual field is 5 millimeter, meaning 5 multiply 1000 is equal to 1000 माइक्रोमीटर। तो हमें बाद में डायमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। और एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कर लें कि 5 मिलीमीटर हमें डायमीटर में दिखा है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1000 से, तो हमें आ जाएगा माइक्रोमीटर, 5000 माइक्रोमीटर। तो नाउ रिमूव द रूलर एंड प्लेस ऑन ओनियल peel slide and on the stage of the microscope। तो रूलर को रिमूव करके एंड ऑनियन पील स्लाइड हमें स्टेज पे रख देना है, एंड फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द व्यू ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम फिर से माइक्रोस्कोप को एडजस्ट एंड फोकस करने के बाद हम नंबर ऑफ सेल काउंट करेंगे जो अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड हमें देखने को मिलेगा ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ द एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। और हम सेल का रियल साइज एस्टिमेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, दिस वन फॉर्मूला। और इधर जो हमने यूनिट कन्वर्जन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस, सो वी इधर लिखा है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। तो इसी के बेसिस पे हमने कन्वर्ट किया mm टू माइक्रोमीटर। तो इधर फॉर्मूला क्या दिया है, टू लाइक एस्टिमेट साइज ऑफ द ऑनियन पील्स है। तो डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, तो डायमीटर हम रखेंगे जो माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। और डायमीटर के अलावा हमें कितने नंबर ऑफ सेल मिले वो,
25 cells are seen along the diameter, और diameter के along हमें 25 cells देखने को मिले. In that case, the size of the one onion cell would be 5000 micrometer upon 20. So इसके अकॉर्डिंग तो हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद हमें ऐसा होगा कि 5000 मल्टीप्लाई 25, इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 200 micrometer. If the estimated size of an onion peel is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify the cell? तो इधर बोला है कि अगर एस्टिमेट करने पे हमें आया ऑनियन पील्स का साइज 200 माइक्रोमीटर, तो लाइट माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई कर देगा इस सेल को. तो द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है कोई भी माइक्रोस्कोप का, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस. If both the eyepiece and objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 100x. ओके, अगर दोनों eyepiece and objective lens का magnification power ही 10x है, तो दोनों का मीन्स उसका टोटल मैग्निफिकेशन होगा 100x. दिस मीन द सेल विथ एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल एट टाइम लार्जर. तो इसका मतलब ये है कि जो सेल का हमने एस्टिमेट साइज किया 200 माइक्रोमीटर, तो वो अपीयर करेगा 100 टाइम लार्जर. A microscope allows us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure. तो इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें क्लियरली मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर को क्लियरली हमें दिखाता है, और वो एक एसेंशियल टूल है स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर. ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग 3 मेन फीचर्स. तो ओवर दिस ईयर मतलब सालों साल मतलब साइंटिस्ट ने इम्प्रूव किया है माइक्रोस्कोप. मतलब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में नए नए एडवांस आ गए, इम्प्रूव होते जाते हैं साल पे साल. तो उसके 3 मेन फीचर उन लोगों ने इम्प्रूव किया. पहला जो था उसका रेजोल्यूशन, मतलब कितनी क्लियरिटी से वो हमें दिखा सकते हैं. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मतलब हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड देन मैग्निफिकेशन मतलब कितने हद तक वो जूम कर सकता है. एंड दिस इम्प्रूवमेंट हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग द सेल. और ये जो इम्प्रूवमेंट है, यही जो है माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल बना देता है सेल को स्टडी करने के लिए. तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लोअर सर्फेस ऑफ ए कोलोकोशियल लीफ. Observe under scanning electron microscope. रिमेंबर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया हमने कोलोकोशियल लीफ के लोअर सरफेस को देखने के लिए. हेयर पिक्चर्स में देखिए ध्यान से, ये है कोलोकोशियल लीफ. कोलोकोशियल लीफ इसे बोलते हैं. तो फिगर क्या है, जब भी आप फिगर पढ़ें मतलब देखें क्या मेंशन है, तो मेक श्योर कि इधर नीचे उसके बारे में क्या लिखा है वो भी पढ़ें, क्या लेबल क्या है, उसका एरो कहाँ पॉइंट हो रहा है वो भी ध्यान दें. ये सब हम जब पढ़ते तो इग्नोर करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी से छोटी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि ध्यान दें. तो इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकोशिया शोइंग स्टोमेटा इधर शो किया. सो हियर यू कैन सी स्टोमेटा हियर ऑल्सो. नाउ स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीफ सरफेस दैट अलो द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट. तो स्टोमेटा जो एक छोटा ओपनिंग है ऑन द लीफ सरफेस जो अलो करता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट. ओके, नाउ जो अभी हमने पढ़ा वो एक चार्ट में मतलब माइंड मैप के थ्रू टाइप इधर मैंने जनरेट किए हैं. सो लेट फटाफट इससे भी रिवाइज कर लेते हैं. तो साइज कैसे में टूल्स हमें क्या क्या चाहिए, लाइट माइक्रोस्कोप, ट्रांसपेरेंट रूलर विथ mm मार्किंग means millimeter marking and onion pin slide. Take a transparent ruler with mm marking. Place the ruler on the stage of microscope. Focus it using the adjustment knob. Observe the diameter of the circular field of the view through the eyepiece and measure it mm. मतलब सेम वही है कि मतलब रूलर रखा, देन उसे फोकस किया, देन हमने सर्कुलर फील्ड का डायमीटर मेजर किया. देन कन्वर्ट द डायमीटर, हमने डायमीटर को कन्वर्ट किया मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर.
तो ये हमने उधर सपोज किया था 5 मतलब गिवन था 5 इंटू मल्टीप्लाई इज इक्वल 1000 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5000 माइक्रोमीटर। नाउ रूलर को हमने रिमूव किया, ऑन प्लेस स्लाइड रखा, देन वापस से फोकस किया, ऑब्जर्व किया। सो हेयर हमें ये सेल दिखा, देन हमने उसके स्ट्रेट लाइन मतलब डायमीटर के थ्रू सेल नंबर काउंट किए। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर्स ऑफ द सेल प्रेजेंट अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के अलोंग जितने भी सेल नंबर थे हमने काउंट किया। देन एस्टिमेट द सेल साइज, हमने सेल का साइज एस्टिमेट किया यूजिंग द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, और एज्यूम किया कि हमने नंबर ऑफ सेल हमें काउंट किए हैं और डायमीटर ऑफ द फील्ड हमारा ये था, तो हमें कैलकुलेट करने पे हमें ये मिला। ये फॉर्मूला याद रखें। नो, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन है वो पावर ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हेयर एग्जांपल दिया है कि अगर आई पीस का पावर हमारा 10x, ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर अपना 10x, तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारा कितना है? 10x मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 100x। इन दिस में द सेल ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम लार्जर। नोट, इधर नोट दिया है। तो टोटल मैग्निफिकेशन डिपेंड ऑन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट रिमेंबर। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस, आई पीस लेंस, या आई पीस लेंस यू कैन से, या ऑकुलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। इधर डिड यू नो टिपिकल ह्यूमन सेल इज अबाउट टू 100 माइक्रोमीटर इन साइज। जो टिपिकल ह्यूमन सेल होता है वो उसका साइज होता है 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन साइज। थाउजेंड ऑफ सेल्स कैन फिट अक्रॉस द विड्थ ऑफ सिंगल सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हम थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ह्यूमन सेल्स फिक्स कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? तो वो है हमें मतलब वो हेल्प करता है कि हम स्मॉल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि सेल, बैक्टीरिया, ऑर्गेनेल, और वो एसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो सेल के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। ओवर देयर माइक्रोस्कोप जो है इम्प्रूव हुए हैं, उनके 3 मेजर इंप्रूवमेंट है, जैसे कि रेजोल्यूशन, उसके मेजर ऑफ क्लैरिटी, मतलब कितनी अच्छे से हमें दिख सकता है, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस इन ब्राइटनेस, मैग्निफिकेशन, एबिलिटी ऑफ सी स्मॉल डिटेल्स। तो हमें इसमें से क्या लर्न करने को मिला? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से बने होते हैं। सेल आर बहुत छोटे हैं और अपने नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप यूज होते हैं हम देखने के, सेल देखने के लिए। एंड इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, इवन द फाइन डिटेल नैनोमीटर स्केल पे हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप हैव एक्सटेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड लाइफ। तो जितना हमने माइक्रोस्कोप मतलब इम्प्रूव होता जाएगा उतना हम अच्छे से सेल को स्टडी कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू यूज़ करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। इधर लाइट की जगह हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। हैज़ मच हायर मैग्नीफाइंग पावर, इसमें मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी हाई रहता है। रिवील फाइन डिटेल ऑफ सेल स्ट्रक्चर एट द नैनोमीटर स्केल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज़ करके हम नैनोमीटर स्केल पे भी हम सेल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है से स्ट्रक्चर्स, सी स्ट्रक्चर क्लियरली दैट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट। तो इसमें हम वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते। जैसे कि एग्जांपल हमने लोअर सरफेस ऑफ कॉलकशियली शोइंग स्टोमेटा जो हमने देखा। नाउ इधर देखते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड क्या दिया है हम। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट रिवील द फाइन डिटेल ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें बहुत अच्छे से सेल का स्ट्रक्चर का डिटेल हमें दिखता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है इंस्टेड ऑफ लाइट एंड टू प्रोड्यूस। और ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यूज होता है तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज जनरेट करने के लिए। और इसमें हम मतलब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम नैनोमीटर स्केल पे भी अपने स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। तो नैनोमीटर स्केल विथ रिमार्केबल क्लैरिटी, अ नैनोमीटर इज ए 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। तो इसका मतलब ये बेसिकली ये बोलना चाहते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर।